नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई एक बार फिर से जातीय गुणाभाग पर आ गई। जी, खासकर जो पिछड़ों का वोट बैंक है ना, उसे लेकर एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, और इन दोनों में इसी पिछड़े वोट बैंक को लेकर चल रहा है जबरदस्त घमासान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश गोरखपुर पहुंचे तो दिन का भोजन उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के यहां किया। और इस कार्यकर्ता का नाम क्या है, जरा गौर कीजिए नाम पर। नाम है बलराम राजभर। यह राजभर बिरादरी को एक सियासी संदेश देने की कोशिश थी। वहीं अखिलेश यादव ने जिन छोटे दलों से गठबंधन किया वो पिछड़ों की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। तो सवाल यह, क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी समर जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग वाला हथियार जरूरी है? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। यूपी में अखिलेश यादव ने छोटे दलों से गठबंधन किया तो बीजेपी ने 7 छोटे छोटे दलों को अपने साथ ले लिया। ये सब वो दल हैं जिनकी पृष्ठभूमि जातीय राजनीति की मानी जाती है। इस तरह से यूपी के चुनावी मौसम में नई सोशल इंजीनियरिंग रची जा रही है। यूपी में छोटे दल और जातियां बड़ी पार्टियों के लिए कितने अहम हो गए हैं, इसका एक संकेत एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे में भी सामने आया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया था, छोटी पार्टियों से बीजेपी एसपी का गठबंधन जरूरी या मजबूरी? 53% लोगों ने कहा जरूरी तो 47% ने कहा मजबूरी। इसे जरूरी कहें या चुनावी मजबूरी, लेकिन छोटे दलों पर बड़े दांव यूं ही नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक दल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है। सबसे दिलचस्प बात ये कि अखिलेश ने जिन छोटी पार्टियों से हाथ मिलाया है या मिला सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि ओबीसी की राजनीति की रही है। ये अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग है और ऐसी ही सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने भी बुनी। उसके साथ अपना दल, एस और निषाद पार्टी जैसे छोटे दल हैं, तो उसने 7 गैर पंजीकृत दलों का एक हिस्सेदारी मोर्चा भी बनाया है, जिन्होंने 2022 के चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वैसे भी यूपी का चुनावी इतिहास रहा है कि यहाँ चुनावों में कोई न कोई सोशल इंजीनियरिंग वाला चुनावी फॉर्मूला चला है। तो क्या इस बार छोटे दलों पर बड़ा दांव इसीलिए लगाया जा रहा है? क्या इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग से जीतेंगे उत्तर प्रदेश? आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, अभिज्ञान प्रकाश हमारे नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। इसके अलावा आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, कुछ ही देर में बीएसपी प्रवक्ता फैजान खान हमारे साथ होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रोफेसर बद्री नारायण, समाज वैज्ञानिक, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले प्रोफेसर बद्री नारायण के पास चलते हैं और उनसे जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है? अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? रोमाना, देखिए, जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है ही, क्योंकि जिस तरह से जनतंत्र डिपेंडिंग हो रहा है उसमें आपको नीचे के समूहों तक जाना ही होगा। और नीचे के समूहों तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो है कि उन छोटे छोटे दलों के साथ समझौते किए जाएं, समझौते करके अपने सोशल अलायंस का विस्तार किया जाए। दूसरा ये है कि सीधे उन तक पहुंचा जाए। मायावती प्राय सीधे पहुंचने की नीति पर काम करती थी, और इस बार पिछली बार बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ बहुत बड़ा एक सोशल अलायंस फॉर्म किया था। वो इस बार समाजवादी पार्टी उस रास्ते पे चल रही है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने सीधे भी उनके साथ पहुंचने के रास्ते पर चलना शायद तय किया है। और राजभर कम्युनिटी, जबकि सुहेलदेव समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है, फिर भी राजभर समुदाय को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, सुहेलदेव को लेकर के जो पूरी इमेज पॉलिटिक्स, जो पूरा स्टैचू निर्माण और जिस तरह से बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं बीजेपी ने,
उससे लगता है कि बीजेपी सीधे ही अब समूहों से जोड़ने की नीति पर काम कर रही है। बड़ी बात कर रहे हैं और सर मुझे आप, लगता है क्योंकि ये जो हिस्साधारी मोर्चा बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, इसमें 7 गैर पंजीकृत दल हैं जिनको अपने साथ बीजेपी लेकर आ रही है। लेकिन इसके उलट अगर बात समाजवादी पार्टी की जाए तो घनश्याम तिवारी जी, आप तो फिर पुराने फॉर्मूले पर हैं कि भाई जातियों तक पहुंचने के लिए वो जो जाति आधारित छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए, मतलब ये जीत का शॉर्टकट। नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो इस तरह की आई हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी और आदित्यनाथ जी दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश का सच इस वक्त है। जिसे भी हम कहें कि छोटा दल है, समाजवादी पार्टी की बुनियाद में है कि हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लोकतंत्र में उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये विचारधारा हमारी रही है और रहेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या समाज के किसी भी वर्ग का हो। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल है वो है कि हर जाति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उसको इस तरीके से उकसाया जाए कि किसी और से लड़ाई करने के मूड में आकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। चाहे उसको हिंदू मुसलमान की बहस में उलझा करके उकसाया जाए, या फिर ये कह के उकसाया जाए कि एक दल को ज्यादा प्राथमिकता मिली, आपको प्राथमिकता नहीं मिली। लेकिन ये मॉडल फेल इसलिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की सरकार में किसी को कुछ नहीं मिला। नहीं सर, मॉडल फेल कहाँ हो रहा है? मॉडल तो रेप्लिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। यही तो बद्री नारायण जी कह रहे थे, ये मॉडल तो सक्सेसफुल है, इसी वजह से तो इस बार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रही है सर। वरना समाजवादी पार्टी के पास मॉडल क्या था? MY मुस्लिम यादव। 2017 मॉडल सफल हुआ कि लोगों को भड़काने में कामयाब हो पाए, हम अपने काम को प्रस्तुत करते रहे। 2021-22 में ये मॉडल इसलिए फेल है क्योंकि जिनको इन्होंने भड़काया था उनको कुछ नहीं दिया, न किसानों को कुछ दिया, न नौजवानों को दिया, न पिछड़े समुदाय, अल्पसंख्यक या दलित समुदाय को किसी भी तरह की इन्होंने प्राथमिकता दी, या न जवानों को रोजगार दिया, नौजवानों को रोजगार दिया। यदि आप लोग कहते हैं कि हम सबको साथ लाएंगे और सिवाय गुस्से के उनको कुछ नहीं दे पाते हैं, तो गुस्सा फिर आपकी तरफ मुड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज जनता की गुस्से का सामना इसीलिए कर रही है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पंकज झा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं संगीत रागी जी के पास चलूं, उससे पहले पंकज झा जी से जवाब लेते हैं। जी पंकज जी। घनश्याम जी, मैं एक बात इसमें कहूंगा जो आप कह रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में एक जो फर्क जो नजर आया कि मुलायम सिंह यादव के पास ने, जो अभी बद्री नारायण जी कह रहे थे ना, कि पार्टी खुद ही उन तबकों तक पहुंच जाती थी, अति पिछड़ों तक, गैर जाटव दलितों तक पहुंच जाती थी। उनके पास बुके था, जनेश्वर मिश्र जैसे नेता थे, उसके बाद पिछड़ों के बेनी प्रसाद वर्मा थे। अब क्या हो गया ना, आपके पास वो अखिलेश यादव के आसपास उन नेताओं के उस तरह के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए आपको ओम प्रकाश राजभर के पास जाना पड़ रहा है, आपको केशव देव मौर्य के पास जाना पड़ रहा है, संजय चौहान के पास जाना पड़ रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी रणनीति उस तरीके की होती है। आपके अंदर में नरेश उत्तम पटेल के पास वो ताकत होती, वो राजपाल कश्यप के पास अगर वो प्रभाव होता, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो संगीत रागी जी, ये कमोबेश हर पार्टी में देखा जा रहा है। छोटी पार्टियों को किसी तरीके से अपने पाले में लाया जाए ताकि वो 100% वोट हासिल करने का उस समुदाय का जो फॉर्मूला है वो किसी तरीके से क्लिक करे और जीत मिल जाए। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले से जीत मिलनी है तो फिर विकास मतलब सिर्फ और सिर्फ मुखौटा? पूरा चुनावी खेल जो है वो इसी सियासी समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। मुझे नहीं लगता है। देखिए, सामाजिक समीकरण किसी भी लोकतंत्र के लिए और ख़ास करके चुनाव के अंदर बहुत आवश्यक हो जाता है। निश्चित तौर पर एक काम करता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी सीमाएं होती हैं। यदि सामाजिक समीकरण ही सब कुछ होता तो उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, मुस्लिम वोट बैंक एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। सामाजिक समीकरण यदि सब कुछ होता तो बीएसपी को और भी बहुत अच्छा काम करना चाहिए था, नहीं हुआ। उत्तर बिहार के अंदर आप देख लें, सामाजिक समीकरण ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। मेरा अपना मानना है कि सामाजिक समीकरण के अतिरिक्त जी कोई एक ऐसा मुद्दा होता है जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वो जिसे आप कहते हैं एंकर, जो पूरे चुनाव को एंकर करता है। ठीक है, वो पूरी चुनाव पर लगभग हावी होता है और ऐसे मुद्दे को दरकिनार कर देता है। जैसे 2014 का जब चुनाव था तो सामाजिक समीकरण तब भी थे, लेकिन एक एस्पिरेशनल इंडिया का जब नारा नरेंद्र मोदी ने दिया तो लोग जो है ये जातीय सीमाओं, जातीय खांचे से बाहर निकल करके आए और उन्होंने वोट किया। 2019 का चुनाव भी एक ऐसा था जिसमें सारे महंगाई, बेरोजगारी,
आप प्रधानमंत्री चोर है, ये सारी चीजें चली, लेकिन वो कहीं भी काम नहीं कर पाई। 2017 का यदि आप चुनाव देखें तो 2017 में मेरे सारे मित्र मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन पंकज झा का फिर से लेते हैं, उसके बाद अभिज्ञान जी के पास चलूंगी। पंकज जी, ये सामाजिक समीकरण ने काम नहीं किया या फिर सामाजिक समीकरण के दायरे को लेकर जिस तरीके का प्रयोग बीजेपी की तरफ से किया गया उसके बाद इसका मयार बहुत बढ़ गया कि साहब अब अगर आपको चुनाव जीतना है तो फिर वो 30% वोट शेयर से काम नहीं चलेगा, फिर आपको वोट शेयर जो है वो कम से कम अगर विधानसभा की बात की जाए तो 42% के आसपास और लोकसभा में तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50% के आसपास वोट शेयर हासिल करके ले गई। देखिए, बीजेपी ने दोनों तरीके से 2014 का चुनाव देखिए, 2017 और 2019 वो दोनों फॉर्मूले पर काम कर रही है। एक तो हिंदुत्व को लेकर के और दूसरा सामाजिक समीकरण। जैसा संगीत रागी जी कह रहे थे ना कि 2014 में सब कुछ एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की बात थी, तो फिर अनुप्रिया पटेल की छोटी सी पार्टी से बीजेपी को समझौता क्यों करना पड़ा, या फिर 2017 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से क्यों समझौता करना पड़ा, संजय निषाद इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी में भी वो लैक है, वो हिंदुत्व। और जहां तक बात रही हिंदुत्व की ना, तो मैं तो कहता हूं हिंदुत्व की एक सीमा है। मैं तो 1993 के चुनाव की बात करिए ना, जब काशीराम और मायावती मिल गए थे, तब उस वक्त में कल्याण सिंह जैसा मजबूत चेहरा था बीजेपी के पास, राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था, लेकिन सामाजिक समीकरण ने उस वक्त भी विजय हासिल कर ली और हिंदुत्व पीछे चला। ये दोनों का बड़ा बैलेंस कर रहे हैं, सोशल इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ ये हिंदुत्व, दोनों को साथ लेकर के। और फिर विकास की भी बात, वो आइसिंग ऑन द केक वाला है, और इसीलिए 3 चुनाव का हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। बिल्कुल। अभिज्ञान जी, अब आप आ जाइए सर। तो ये जो तस्वीर उभर रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग के महत्व को लेकर, सवाल ये कि फिर क्या परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कैसे विकास पथ, एक्सप्रेसवे, लेकिन उसी को लेकर ये भी कहा जाता है कि इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव को देख लीजिए, तो फिर कैसे फायदा दे जाएगा वो योगी आदित्यनाथ को। ये तमाम सवाल हैं। चाहे नोएडा आने की बात हो मुख्यमंत्रियों की कि अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आप नोएडा आ जाएंगे तो ऐसा मिथ है, ऐसा जिंक्स है कि आप दोबारा चुने नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि क्या परिवर्तन होगा। तीन चार बातें एकदम स्पष्ट कर दूं। एक्सप्रेस वे पर जब बहस हो रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि समय के हिसाब से जैसा जैसा मौका आएगा वैसे वैसे विषय उठेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चुनाव जो है वो विकास पे लड़ा जाएगा। दूसरा जो सामाजिक समीकरण आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा रेफरेंस है। हकीकत है ये कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, जातिगत राजनीति की जाती है और इसको अपने अपने तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उनके जो मूल आधार का वोट बैंक है, उनकी ब्रांड ऑफ हिंदुत्व का, जहां पर अगर बीजेपी का हम जिक्र करें वोट बैंक है, तो उसमें वो जुड़ जाए। और चूंकि ये फॉर्मूला बेहद और सक्सेसफुल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए 14 में, 17 में, 19 में, तो पहले भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि इसको इस बार अखिलेश यादव जो है वो किसी तरह से अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो बहुत क्लियर है ये कास्ट अरिथमेटिक ड्रिवन पॉलिटिक्स और अलायंसेस है। बिल्कुल सर। बीएसपी की तरफ से देखिए फैजान खान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से एक रिएक्शन फैजान खान का भी ले लेते हैं यहाँ पर। फैजान खान साहब, देखिए सोशल इंजीनियरिंग से जो चुनावी हार जीत है वो तय हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने तो खुद 2007 में करके दिखाया था जब ब्राह्मण और दलित साथ आ गया था, लेकिन दिक्कत अब ये हो गई है क्या बीएसपी समाजवादी पार्टी के लिए कि बीजेपी ने इस गेम को आगे बढ़ा दिया है, लेवल, नेक्स्ट लेवल कहते हैं ना, उधर ले गई है ये कि अब 30% के आसपास का अगर वोट शेयर आप हासिल कर रहे हैं उससे जीत नहीं मिलेगी। अब तो बात 40-50% पर पहुंच रही है। रोमाना, आपने जो बताया अभी, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 30% से भी ऊपर वोट इस बार उत्तर प्रदेश में ले पाएगी। पंकज झा साहब है, विज्ञान भाई हैं, सब लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लिया। किसी भी सूरत में आप जाति समुदाय पे भी देखिएगा, यह नहीं लगता आज उनके पास न ब्राह्मण समाज रह गया है, न दलित समाज है उनके पास, न पिछड़ा वर्ग है उनके पास, न मुस्लिम समुदाय। तो है कौन सा समुदाय? मेरे ख्याल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का खुद अपना कुछ वोट बैंक हो सकता है, अदरवाइज
मुझे नहीं लगता कि चलिए 100 सर, की इंतजार करना होगा चुनाव के नतीजों का, और उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता किसको चुन रही है, किसको नहीं। फिलहाल इतना जरूर है कि ये सोशल इंजीनियरिंग लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए तो वाकई में जरूरत है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों और नेताओं की नजर से देखा जाए तो उनके लिए तो ये मजबूरी ज्यादा नजर आती है किसी भी तरीके से सत्ता में वापस लौटने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।